अच्छा, अब हम लोगों ने जो है ना अपना ओ लेवल मैथ का तीसरा टॉपिक पढ़ना है विच इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस के साथ। फ्रैक्शंस क्या होता है इसकी मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ होल। सही है, ये क्या बात है ये जरा मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। देखो भाई, कोई भी फ्रैक्शन होता है उसको बेसिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट अपॉन होल। सही है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे होल आता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ये सर्कल जो है 4 पीसेस के अंदर डिवाइडेड है। इसमें से एक पीस जो है वो शेड हुआ है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इस सर्कल के अंदर जो शेडेड पार्ट है इसको रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह होगा, पार्ट अपॉन होल से। ठीक है, अब शेडेड पार्ट कितना है, 1 पीस, और टोटल पीसेस कितने हैं, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया शेडेड पार्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि जो पार्ट शेडेड नहीं है, नॉट शेडेड वाला रिप्रेजेंट करना है, तो वो किस तरह से होगा, पार्ट अपॉन होल से, कि जो शेडेड पार्ट है और नॉट शेडेड पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4, तो 4 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सही है, तो बेसिकली ये थी डेफिनेशन, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ होल। सही है, एक पूरे होल के एक पार्ट को अगर रिप्रेजेंट करना हो, या ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए हम फ्रैक्शंस इस्तेमाल करते हैं। जो पार्ट होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो होल होता है जो नीचे आता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। सही है, ये सर्कल की एग्जांपल से मैंने दोनों फ्रैक्शंस आपको लिख के दिखा दिए, शेडेड और नॉट शेडेड के लिए। अब फ्रैक्शन की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। सही है, जो इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसके अंदर आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है। सही है, जैसे कि 1/2 में डिनोमिनेटर 2 बड़ा है, न्यूमरेटर 1 छोटा है। इसी तरीके से 3/4 में डिनोमिनेटर 4 जो है ये बड़ा है और न्यूमरेटर 3 छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आपके पास न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों केसेस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि 7/2 न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इम्प्रॉपर। इसी तरीके से 4/4 दोनों इक्वल है, इम्प्रॉपर। सही है, अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो एक इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का ना कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये प्लस का मतलब ये नहीं है कि ये ऐड है। ठीक है, ये प्लस का मतलब ऐड नहीं है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 होल, अब मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह पढ़ते हैं ये बता रहा हूँ। 4 होल 1/2, 3 होल 7/13। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर मेरे पास 4 सर्कल्स हैं, ठीक है, 5 सर्कल्स हैं, ये चारों शेडेड हैं और एक सर्कल जो है ना वो आधा शेडेड है, और इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कह सकता हूँ 4 होल 1/2। ठीक है, ये शेडेड के लिए, कि 4 होल, 4 सर्कल्स जो है वो शेडेड है, 4 होल 1/2, यानी कि एक सर्कल जो है वो आधा शेड हुआ है। ठीक है, उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, उसका एक पार्ट शेड हुआ। ठीक है, तो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, अब कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है आप उसे मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन देख लो क्योंकि ये काम आती है कैलकुलेशन में। सबसे पहले मेरे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है 3 होल 1/2। इसको अगर मुझे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरह करूंगा ये बता देता हूँ। देखो, मैं जो नीचे वाला नंबर है ना इससे इस 3 को कर दूंगा मल्टीप्लाई, और ये जो ऊपर वाला नंबर है उसमें ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा न्यूमरेटर। सही, किस तरह, 3 2 हो गया 6। ठीक है, ये मेरा बन जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर जो है ना वो वही रहेगा जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर था। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 + 1 7 हो गया, और अपॉन 2। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है हमारा जो था वही रहेगा। न्यूमरेटर इस तरह बनता है कि डिनोमिनेटर से होल को मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर उसमें ऐड करा देंगे न्यूमरेटर को, तो ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा नया।
और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। इस तरह ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। देखो इम्प्रॉपर ही है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। इसी तरीके से अगर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, उसे मिक्स नंबर में किस तरह करते हैं, ठीक है, तो उसका मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन का, ठीक है, जिस तरह नॉर्मली डिवाइड करते हैं ना कि 4 डिवाइड बाई 21, यही मेथड होगा। 4 5 जार होता है 20, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब इसमें तरीका ये होगा कि बेसिकली मैं एक पूरा ना लूप चलाऊंगा, 5 को इधर शिफ्ट कर दूंगा, 4 को नीचे ले आऊंगा और 1 को ले जाऊंगा ऊपर, ठीक है। अभी ये मेरे पास कुछ इस तरह लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन जब मैंने लूप चलाया, एक काम करते हैं इनको ये कर लेते हैं। देखो ये 3 नंबर्स थे, ये तीनों मेरे पास कुछ इस तरह लिखे हुए, सही है। इन तीनों के ऊपर जब मैं एक लूप चलाऊंगा कि 5 को मैं इधर ले जाऊंगा 4 की जगह, 4 को मैं 1 की जगह ले आऊंगा और 1 को मैं ले जाऊंगा 5 की जगह, तो ये हो जाएगा 5 1 4, ठीक है, 5 होल 1/4, सही है। इस तरीके से ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। अब फ्रैक्शन के अंदर जो 4 ऑपरेशंस होते हैं ना हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों ऑपरेशंस देख लेते हैं कि फ्रैक्शंस के लिए किस तरह करते हैं। देखो हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। हमारे पास जो दो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हैं, 3 और 5। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या था कि दोनों नंबर्स को लेके एक स्टेम बना लेते थे, ठीक है। आपको ऐसा प्राइम नंबर सोचना है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो ऐसा तो कोई प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये दोनों खुद प्राइम नंबर्स हैं 3 और 5, ठीक है। तो ये पहले 3 से करके देख लेते हैं, फिर 5 से कर देते हैं, ये दोनों 1 1 बन गए, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 15 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मुझे करना ये है कि ये जो एलसीएम आया है ना, ठीक है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को इस एलसीएम में कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह होगा कि अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा दूं तो वो 15 हो जाएगा, और 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो वो भी 15 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब फ्रैक्शन के अंदर जो काम हम डिनोमिनेटर में करते हैं वही हमें न्यूमिनेटर में भी करना पड़ता है। तो अगर मैंने नीचे 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और यहाँ पे नीचे अगर 5 से कराया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। अब ये किस तरह हो जाएगा, 2 5 जार हो गया 10, 3 5 जार 15, प्लस 4 3 जार हो गया 12, 3 5 5 3 जार हो गया 15, ठीक है। अब ये हुआ कि जब मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तो अब मैं डिनोमिनेटर को एक कर सकता हूँ इस तरीके से, 10 + 12/15, ठीक है। इस तरीके से मैं दोनों के डिनोमिनेटर्स को इस तरह कंबाइन करके लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 15 + 15 30 नहीं होगा, ठीक है। जब हमने दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया तो उसके बाद ये इस तरीके से होगा। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 10 + 12 15 + 15, ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये नहीं होगा। 10 + 12 22 होता है, नीचे 15, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, एडिशन हो गई दोनों फ्रैक्शंस की, ये फाइनल आंसर। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सेम ही काम करेंगे कि सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, तो अब ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं तो इनको भी ज़ाहिर है मुझे अलग अलग ही करना पड़ेगा। 5 2 जार 10 होता है, एलसीएम आ गया 10। अब ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इनको मुझे 10 बनाना है, तो 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 10 बन जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो 10 बन जाएगा। अब जो काम डिनोमिनेटर में किया है वही न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। 12 2 जार 24/5 2 जार 10, इसी तरीके से -3 5 जार 15,
2 5 10, ठीक है। 24 माइनस 15 अपॉन 10, डिनोमिनेटर्स को कंबाइन कर दिया, उसके बाद 24 माइनस 15 कितना हो गया 9, और 9 अपॉन 10 जो है ये हमारा क्या आ गया सबट्रैक्ट करने के बाद आंसर, ठीक है। ये हो गई सबट्रैक्शन। तो एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों सिमिलर हैं, बस जहाँ प्लस का साइन है वहाँ न्यूमरेटर्स ऐड हो रहे हैं, जहाँ माइनस का साइन है वहाँ सबट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूमरेटर्स, बस यही फर्क आ रहा है। डिनोमिनेटर्स के लिए सेम ही काम करना है, दोनों में एलसीएम लेके सेम बना के उन्हें कंबाइन कर देना। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक फ्रैक्शन मिक्स्ड है और दूसरा फ्रैक्शन जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन आएगा तो उसे सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, जैसे कि ये है 3 1/5, तो इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और ये वाला नंबर इसमें ऐड कर देंगे। एक सेकेंड, मल्टीप्लाई कराएंगे, ये वाला ऐड कर देंगे फॉर न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या होगा 5, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे पास ये वाला नंबर होता है। 3 5 15, 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, 16/5, ठीक है। तो अब हमने डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, ओ सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दिया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये बन गया 16/15, 16/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब सिंपल काम ये करेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि जो दोनों न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 16 2 क्या हो जाएगा 32, और 5 3 क्या हो जाएगा 15, ये आंसर आ गया बस। अब बात करते हैं डिवीजन की। अब देखो डिवीजन में दोनों क्या है मिक्स नंबर के अंदर, तो पहले क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शंस को क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला जो फ्रैक्शन है वो क्या है -4 1/3, ठीक है। अभी के लिए मैं साइन को इग्नोर कर देता हूँ। 4 3 हो गया 12 प्लस 1, ये न्यूमरेटर बन गया, और डिनोमिनेटर जो है वो 3 रहेगा, जो ये वाला नंबर होता है वही डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो ये बन गया 13/3। दूसरा क्या है 3 1/2, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराया, ये ऐड किया फॉर न्यूमरेटर, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 6, और प्लस 1 कर देंगे तो 7 अपॉन डिनोमिनेटर ये वाला नंबर होगा, तो 7/2 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास बन गया 13/3 डिवाइडेड बाय 7/2, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गए। साइन का ख्याल रखना है, जो नेगेटिव साइन है, ठीक है। अच्छा ये नेगेटिव साइन जो है ना इस पूरे फ्रैक्शन का है, ये 13 या 3 का अकेला नहीं है। यहाँ पे भी मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए हम साइन को इग्नोर कर रहे हैं। डिवीजन में ही करते हैं कि हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो डिवीजन के बाद वाला फ्रैक्शन होता है ना इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, 7/2 है 2/7 कर देंगे, सही है। 2 को ऊपर ले गए 7 को नीचे ले आए, रेसिप्रोकल का ये मतलब है, ये करेंगे रेसिप्रोकल वाला काम करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये डिवाइड बाय 2 होता, ठीक है, तो बेसिकली जब कोई होल नंबर होता है और उसे फ्रैक्शन में लिखना हो तो उसके नीचे हम लगा देते हैं 1, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/2 हो जाता है, सही है। रेसिप्रोकल इस तरह से हो जाता है, ये भी रहने देते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब सिंपल मल्टीप्लाई बन गया तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 2 26, 3 7 21,
अब चाहो तो इसे इस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में छोड़ दो, चाहो तो इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लो, जो मैंने कन्वर्जन बताई थी। ठीक है। अच्छा, एक चीज हम भूल गए कि हमने साइन को इग्नोर किया था। देखो हमारे पास एक नेगेटिव में था और एक पॉजिटिव में था, सही है। बॉड मास के अंदर हमने ये रूल पढ़ा था कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में जब ऑपोजिट साइंस होते हैं तो फिर नेगेटिव का साइन आता है आंसर के साथ। ठीक है, तो अब हमारा आंसर ठीक हुआ है, सही। अब आगे हमने बात करनी है एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस की। ठीक है, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन से पहले मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ, कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू जो होती है बेसिकली वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे कि 2 -7 0.5 1/6। ठीक है, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, कभी 2 की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती। ठीक है, तो 2 एक कांस्टेंट है। इसी तरह -7 की जो वैल्यू है -7 रहेगी, कभी ये 0 नहीं हो सकती, कभी 1 नहीं हो सकती, ये -7 ही रहेगी हमेशा इस नंबर की वैल्यू। तो ये एक कांस्टेंट है। इसी तरीके से 0.5 और 1/6 है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। ऑन दी अदर हैंड वेरिएबल, वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स नहीं होती, जो चेंज की जा सकती है। ठीक है, वेरिएबल्स को हम लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि x है, y है, a है, b है, c d e f g, जितने भी लेटर्स हैं 26 लेटर्स जो हमारे पास है, कैपिटल में स्मॉल में, सबके साथ हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन हो, फॉर एग्जाम्पल x+3, मैं x की वैल्यू ले लूँ 2, तो मेरे पास इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू बन जाएगी? 5। 2 + 3 5। ठीक है, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू को चेंज कर दूं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू ले ली 1, तो मेरे पास इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू बन जाएगी? 1 + 3 4। ठीक है, तो ये फर्क होता है वेरिएबल में और कांस्टेंट में। ठीक है, x+3 में एक वेरिएबल है, दूसरा कांस्टेंट है। देखो 3 की वैल्यू मैं कभी चेंज कर ही नहीं सकता, वो हमेशा 3 ही रहेगी, लेकिन x की वैल्यू को मैं वेरी करा सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ये फर्क होता है वेरिएबल में और कांस्टेंट। ठीक है, अब जरा एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस को देख लेते हैं कि एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह होती है। देखो फ्रैक्शंस के अंदर मैंने ये बताया था कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेने हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास एक वेरिएबल, तो अब इसका एलसीएम मैं कैसे लूँ? तो इसका एलसीएम मैं नहीं ले सकता। ठीक है, इसका एक डिफरेंट मेथड होता है, वो क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो न्यूमरेटर बनाने के लिए जो हमें आंसर चाहिए ना, उसका न्यूमरेटर बनाने के लिए हम ये करेंगे कि हम इन दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और y+1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मेरे पास न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने छोटा सा n लिख दिया। और डिनोमिनेटर के लिए हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर का डिनोमिनेटर बन जाएगा। सबसे पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ओ सॉरी, न्यूमरेटर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/y से, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, ये वाला साइन जो है बीच में, और 7 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y+1 के साथ, अपॉन डिनोमिनेटर्स के लिए दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, अब आंसर निकालते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 2y हो जाएगा 20y माइनस, अब 7 को y+1 से मल्टीप्लाई कराने के लिए 7 इस y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7y+7 अपॉन y+1 को अगर मुझे 2y से मल्टीप्लाई कराना है तो 2y इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2y 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y²। सही है, क्योंकि 2y हो जाएंगे ना फिर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो, और इसी तरीके से ये बन जाएगा 2y। ठीक है, ये भी कर सकता हूँ, या फिर एक बेहतर तरीका ये है इसका एक बेहतर तरीका ये है कि मैं बस डिनोमिनेटर्स को इस तरीके से ही लिख दूं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है। ठीक है, इनको खोलने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, और न्यूमरेटर को मैं फर्दर सॉल्व कर लूँ तो ये बन जाएगा 20y माइनस 7y माइनस 7। ठीक है, ये 2 बार माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एक माइनस है ये इधर वाले पॉजिटिव के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इधर वाले प्लस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में मैंने बताया था ना कि जब ऑपोजिट साइंस होते हैं तो माइनस हो जाता है। अपॉन डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा, यहाँ पर 20y माइनस 7y बन जाएंगे 13y माइनस 7 एज इट इज रहेगा और 2y प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एडिशन होता तो ज़ाहिर ऐड कर लेते, वो ज़्यादा आसान होता। ठीक है, माइनस में बस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है जो मैंने अभी यहाँ पर बताई ना, क्योंकि अगर आप ये कर देते ना -7y और +7 तो यहाँ पर आंसर गलत हो जाता। सही है, माइनस जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए वही काम होगा जो ऊपर फ्रैक्शन में नॉर्मली हुआ था। ठीक है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन में भी वही होगा। और जो ये वाला मेथड मैंने बताया है ना कि न्यूमरेटर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के लिए डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, ये नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, उसमें भी ये आपका आंसर इस मेथड से सही आएगा। ये दो मेथड्स हैं बेसिकली फ्रैक्शन को सॉल्व करने के। ठीक है, अब वेरिएबल के अंदर जो है ना वो एलसीएम वाला मेथड नहीं लग सकता, बाकी नॉर्मल फ्रैक्शन हो तो उसके अंदर एलसीएम वाला मेथड भी लग सकता है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड भी लगाया जा सकता है। मल्टीप्लाई के लिए हम सीधा सीधा न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2y हो जाएगा 10y और 3 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा 3x। इसी तरह डिवाइड के लिए भी 5/x, बीच वाले साइन को हम बना देंगे, बीच वाले साइन को हम बना देंगे मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3z 15z और x मल्टीप्लाई बाय 2y हो जाएगा 2x y या 2yx, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखो जब हमारे पास 13y माइनस 7 था तो इसको हमने 13 में से 7 माइनस करके 6y नहीं लिखा, लेकिन जब हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2y था तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा के 10y लिख दिया। क्यों? ठीक है, इसका रीजन बताता हूँ। देखो बेसिकली जब हमारे पास ये लिखा होता है ना कि 13y तो इसका मतलब होता है 13 मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से कुछ माइनस करना चाहता हूँ तो मैं जैसे कि 7 को, तो 7 को मैं डायरेक्टली इस 13 से माइनस नहीं कर सकता। पता है क्यों? देखो फॉर सपोज मेरे पास ये वेरिएबल नहीं होता, ठीक है, इस वेरिएबल की जगह मेरे पास लिखा होता 13 मल्टीप्लाई बाय वाई की बजाय लिखा होता 13 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7। ठीक है, अब बॉड मास का रूल ये कहता है कि भाई पहले आप कराते हैं मल्टीप्लाई फिर कराएंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई पहले आता है। ठीक है, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि 26 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26 फिर -7 कराऊंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 19। लेकिन अगर मैंने 13 मल्टीप्लाई बाय 2 -7 में इस -7 को 13 से माइनस करा दिया तो ये बचेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और मेरा आंसर हो जाएगा 8। आंसर गलत हो जाएगा, ओ सॉरी 8 नहीं 12। देख रहे हो आंसर में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास पूरी चीज जो है वो रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू बॉड मास और ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये रीजन था कि अब इस 2 की जगह तुम इमेजिन कर लो कि हमने एक वेरिएबल लगा दिया y। ठीक है, y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब जिस तरह यहां पर हम पहले माइनस करके फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बॉड मास ही कहता है पहले मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस, इसी तरह वेरिएबल अगर लगा देंगे तो यहां पर भी हम इसको इससे माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या हुआ कि हमने बोला भाई 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या था 2y। ठीक है, तो ये बन गया 10y। कैसे? देखो अज्यूम करो कि मेरे पास ये लिखा हुआ है 5, अज्यूम क्या करो बल्कि यही तो लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय y, ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब y की जगह हम कोई वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, y की जगह भी मैंने दोबारा से यहाँ पे 2 अज्यूम कर लिया।
ठीक है, तो अब मैं 5 2 बल्कि एक काम करते हैं ना, कोई दूसरा 3 ले लेते हैं, 3 से। अब अगर मैं 5 2 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरह 30 लेके आऊं तो भी मेरा आंसर 30 आएगा। ठीक है, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 5 और 3 को, तो मेरे पास आ गया 15, और फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, तो मेरा आंसर क्या आया 30। और अगर मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया 5 2 10 और फिर मल्टीप्लाई कराई 3 को, तो मेरा आंसर क्या आया 30। ठीक है, इस सिचुएशन में दोनों आंसर्स हमारे पास क्या आए, सेम आए। तो इसीलिए अगर मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय वाई है, तो मैं 5 2 10 करवाऊं और उसके बाद वाई से मल्टीप्लाई करा दूं, तो मेरा आंसर सेम ही आएगा। सही है, बट यहां पर जो है वो गलत हो जाता है, यहां पर हम ये नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसी तरीके से एडिशन के लिए भी यही है, अगर यहाँ पे ऐड होता तो उसके लिए भी यही रूल फॉलो होगा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ये वाली चीज फॉलो होगी। सही है, ये मैंने बता दिया। अब आते हैं डेसिमल के लिए। डेसिमल्स क्या होते हैं, इनकी मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। नंबर्स विद इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये डेफिनेशन मेरे ख्याल से पढ़ की बात समझ आ रही होगी कि ऐसे नंबर्स जिनका एक पार्ट इंटीजर है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है, और उनको हम एक डेसिमल पॉइंट के साथ सेपरेट कर देते हैं। सही है, जैसे कि अगर मेरे पास 4.5 है, तो 4 जो है ये हमारे पास क्या है, हमारा इंटीजर, और 0.5 जो होता है बेसिकली वो 1.2 के बराबर होता है फ्रैक्शन में ना। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो 4.5 लिखेंगे। अब डेसिमल्स की एडिशन, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों चीजें मैंने बॉड मास में पढ़ा दी। ठीक है, अब मैं कुछ और चीजें पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी डेसिमल को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना हो विद अ नंबर इन पावर्स ऑफ 10। ठीक है, पावर्स ऑफ 10 क्या होती हैं, देखो 10 की पावर 1 होता है 10, 10 की पावर 2 कर दूंगा तो वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 100। इसी तरीके से 10 की पावर 3 कर दूंगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 1000। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो 10 की जो भी पावर होती है तो उसका जो आंसर आता है उसमें 1 के साथ उतने जीरो आ जाते हैं। ठीक है, अगर 10 की पावर 2 है तो फिर 1 और 1 के साथ 2 जीरो यानी कि 100 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पावर्स ऑफ 10 में मल्टीप्लाई करा रहे हैं या डिवाइड करा रहे हैं तो बड़ा ही एक आसान तरीका होता है डेसिमल्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कराने का। मल्टीप्लाई में हम ये करते हैं कि जो भी पावर ऑफ 10 का यहाँ पे नंबर है इसके अंदर जितने जीरो होते हैं ना, उतने प्लेसेस मल्टीप्लाई में हम डेसिमल को आगे ले जाते हैं। यहाँ पर एक जीरो है तो हम एक प्लेस आगे ले गए, 12.3 बन गया। यहाँ पे दो जीरो हैं तो हम दो प्लेसेस आगे ले गए, ये 123 बन गया। ठीक है, डेसिमल एंड में आता है। ठीक है, लगाने की वैसे जरूरत है नहीं, मैं सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए बता। इस तरीके से तीन जीरो है तो डेसिमल तीन प्लेसेस आगे आ जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा प्लेस इसने लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, जीरो, तो ये बन जाएगा 1230 और एक डेसिमल एंड में आ जाएगा। डिवीजन के लिए हम उल्टा काम करते हैं कि उतने प्लेसेस डेसिमल को पीछे ले जाते हैं जितने हमारे पास जीरो होते हैं। तो एक जीरो है तो एक प्लेस पीछे चला जाएगा तो 0.123 हो जाएगा। दो जीरो है तो दो प्लेसेस पीछे चला जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आई है इसमें क्या आ जाएगा, जीरो, तो ये बन जाएगा 0.0123। तीन जीरो है तो तीन प्लेसेस पीछे चला जाएगा, और ये दो एक्स्ट्रा स्पेसेस आई हैं यहाँ पे क्या लग जाएंगे, दो जीरो, तो 0.00123। सही है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ये सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए देखते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/20। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो जब हमारे पास होता है 10 डिवाइड बाय 2, तो हम क्या करते हैं, 2 डिवाइड बाय 10, 2 5 जार 10, और इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये डिवीजन का तरीका होता है। सही है, तो यहाँ पर भी यही करेंगे हम कि जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर लिखा जाता है हमेशा, और न्यूमरेटर अंदर।
सही है। अब देखो क्या 20 के टेबल में 7 आ सकता है? नहीं आता। ये 20 का टेबल जो है वो शुरू ही 20 से होता है। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे और यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे। तो अब 7 जो है वो बन गया 70 और ऊपर आ गया एक डेसिमल। अब 20 के टेबल में 70 तो नहीं आता, बट उससे छोटा नंबर 3/60 आता है। ठीक है, 10। अब 20 के टेबल में 10 भी नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक और हम जीरो लगा देंगे। तो 20 के टेबल में 100 आता है, 5/100 आता है, रिमाइंडर जीरो आ गया। आंसर हमारा क्या बना? 0.35 या 0.35, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, 0.35 और 0.35 एक ही बात है, तो मैं 0.35 लिख देता हूँ। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें? डेसिमल में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। 9/2 है, तो वही काम करेंगे जो अभी हमने किया कि डिनोमिनेटर बाहर न्यूमरेटर अंदर। 2 4 हो गया 8 -1। ठीक है, अब हमें रिमाइंडर 0 तक लेके जाना है। ठीक है, तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो वही जो हमने ऊपर किया था ना कि यहाँ पर डेसिमल लगा के 2 यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो अब 2 5 10 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। आंसर आ गया 4.5। ये इसका आपका क्या कहते हैं, डेसिमल बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सही, रिमाइंडर को 0 तक लेके जाना होता है, मेन बात। अब अगर एक डेसिमल गिवन हो, उसको फ्रैक्शन में किस तरह लेके जाएंगे? ठीक है, तो बड़ा ही आसान तरीका है। आपने सिर्फ ये करना है कि इसके डिनोमिनेटर में आपने एक लिख देना है 1। ठीक है, उसके बाद डेसिमल प्लेसेस को आगे लेके जाना है बिल्कुल एंड तक। ठीक है, अब जितनी प्लेसेस में आगे लेके गया हूं ना, उतने मैंने लगा देने 0 1 के साथ। तो ये बन गया 32/100। अब मैं चाहूँ तो इसे मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ 2 के टेबल से, अगर मैं चाहूँ तो 2 16 50 8 25। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आंसर बन गया 8/25। ठीक है, ये आपके पास फ्रैक्शन बन गया। 32/100 में भी मैं इसको छोड़ सकता था। ठीक है, ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। इसी तरह 0.06 है, नीचे एक 1 लगाएंगे, दो प्लेसेस में आगे लेके जाऊंगा एंड तक, बिल्कुल इसको डेसिमल को ले जाऊंगा, और दो प्लेसेस आगे लेके गया हूं तो 2 0 लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6/100। कैंसिल कर सकते हैं 3 2 3 और 2 50। ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 3/50। इसी तरीके से 4.25 है, तो इसके भी नीचे एक 1 लगेगा, दो प्लेसेस जो है वो आगे चला जाएगा, एंड तक जाएगा डेसिमल। तो दो प्लेसेस आगे गया तो 2 0 लग जाएंगे। तो ये बन गया 425/100। इसको भी मैं 5 से कर सकता हूँ, 585 और 5 20। फिर ये मजीद 5 से हो सकता है। 85 कब आएगा 5 के टेबल में? 17 और 4। तो 17/4 जो है हमारा आंसर होगा एकदम। अब जरा बात करते हैं रिकरिंग डेसिमल्स की। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं विद अ पैटर्न। ठीक है, मैंने बॉड मास जब पढ़ाया था तो डेसिमल्स की 3 टाइप बताई थी। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था जो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो 2 टाइप्स थी वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की थी। उनमें से 2 टाइप्स में से एक थी रिकरिंग डेसिमल और एक थी नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल में ये होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास जो पैटर्न है ना वो रिपीट होने लग जाता है, और जो नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है उसके अंदर आपके पास पैटर्न नहीं, रिपीट नहीं होता। सही, नंबर्स बेसिकली नंबर्स का कोई पैटर्न नहीं बनना होता। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और होती है
नॉन रिकरिंग डेसिमल्स की ना, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि 0.1 और फिर 8888 इस तरीके से। ठीक है, तो 1 तो रुक गया लेकिन 888 रिपीट हो चले जा रहा है, तो ये भी रिकरिंग डेसिमल होता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन हमें हमारे पास आ जाए कि जब हम उसे सॉल्व करें तो हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल आ रहा हो। अब रिकरिंग डेसिमल के बारे में बात यही है ना कि वो चलता चला जाता है, तो हम कब तक सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है वो तो रुकता नहीं है, तभी डॉट 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 बनाए, तो कब तक सॉल्व करेंगे। तो देखो 4/11 है, इसको जब मैं डेसिमल बनाने की कोशिश करूंगा, 11 बाहर और 4 अंदर। ठीक है, तो ऊपर डेसिमल प्ले पॉइंट लगा दूंगा, इसके साथ लिख जाएगा 0। 11 3 जार होता है 33, 7 आ गया, फिर इसके साथ भी 0 लगेगा। 11 6 जार होता है 66, 4 आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने 11 4 डिवाइड बाई 11 से शुरू किया था, और अब मैं दोबारा 4 डिवाइड बाई 11 पे आ गया। ठीक है, तो जब सेम नंबर दोबारा आ जाता है ना, तो इसका मतलब है कि मेरा पैटर्न जो है वो रिपीट होगा। सही है, तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरा जो रिकरिंग डेसिमल है वो है 0.363636, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है कि मैं लिखूं 0.36, और क्योंकि 3636 बार बार रिपीट हो जा रहा है ना, तो रिपीटिंग पैटर्न के ऊपर मैं इस तरीके के दो डॉट बना दूं, इससे पता चलेगा कि ये एक रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, अगर चाहो तो आगे करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये रिकरिंग डेसिमल ही है, क्योंकि जब आपके पास जिस सिचुएशन से आप शुरू हुए थे ना 4 डिवाइड बाई 11 से, वही दोबारा आ गई 4 डिवाइड बाई 11, तो इसका मतलब है रिकरिंग है। लेकिन एक और बार करके देख लेते हैं। 0 लगाया, 11 3 जार 33, देखो अब फिर 7 आ गया। अब फिर 0 लगाऊंगा, 11 6 जार 66, अब देखो फिर 4 पे आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये रिकरिंग डेसिमल जो है वो चलता जाएगा, 3636 आता चला जाएगा, रुकेगा। अब अगर हमें एक रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। देखो 0.27 लिखा हुआ है और 2 और 7 के ऊपर दो डॉट्स बने हुए हैं, इसका मतलब है कि 2 और 7 जो है ना ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये कुछ इस तरीके से है 2 7 2 7 2 7, और ये 2 7 2 7 चलता चला जा रहा है। सही है, अब अगर इस डेसिमल को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसका मेथड क्या होगा ये देख लो। देखो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, हम एक्स ले लेते हैं और इसको हम इक्वेट कर देंगे 0.27 के इक्वल। सही है, अब ये जो 0.27 है इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। सही है, अब मुझे ये करना है कि मैं दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, जब तक मेरे पास रिपीटिंग वाली साइड जो है ना, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो डेसिमल के लेफ्ट साइड के ऊपर ना आ जाए। ठीक है, पहले मैंने एक बार 10 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 10x बन जाएगा। ठीक है, अच्छा दोबारा दोबारा दोबारा। अच्छा देखो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे x और इसको इक्वेट करा देंगे अपने रिकरिंग डेसिमल के। ठीक है, अब जो हमारा रिपीटिंग पैटर्न है ना, हमें ये कोशिश करनी है कि ये डेसिमल के लेफ्ट साइड पे आ जाए। ठीक है, तो डेसिमल को बेसिकली दो स्टेप हमें मूव करना है आगे की तरफ, तो उसका तरीका क्या होगा कि हम मल्टीप्लाई बाय 100 करा दें। ठीक है, ये वाली साइड को यहाँ टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 करा दें, ये वाली साइड को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल हमारा दो प्लेसेस आगे आ जाएगा, 27.2727 और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अब क्योंकि हमने इक्वेशन की इस साइड पे मल्टीप्लाई बाय 100 कराया, तो मुझे इस साइड पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों साइडों पे करवाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100x। ठीक है, अब मैं ये करूंगा कि मैंने जो अपनी पहली इक्वेशन बनाई थी ना, इसको मैंने थोड़ा सा खराब कर दिया, एक सेकंड। जो मैंने सबसे पहली इक्वेशन बनाई थी ना, x इक्वल्स टू 0.2727, ये जो पूरी इक्वेशन थी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1, और ये जो ये वाली इक्वेशन मेरी आई है इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2। जो रिपीटिंग पैटर्न को मैंने डेसिमल की लेफ्ट साइड पे मूव कराया उसके बाद। ठीक है, इन दोनों को इक्वेशंस को मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2।
इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 27.27 और 27 के ऊपर मैं ये डॉट डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है, रिकरिंग के लिए। और इसी तरीके से माइनस x इक्वल टू 0.27 और 27 के ऊपर मैं लगा रहा हूँ डॉट, ठीक है। तो अब दोनों साइड्स आपस में माइनस होंगी, तो 100x माइनस x हो जाएगा 99x, ठीक है। 100x से उसमें से एक x चला गया तो 99x बचे। इसी तरीके से 27.27 में से 0.27 चला जाएगा, 27 रिकरेंगे, ठीक है। तो जब ये चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी चीज जो है वो खत्म हो जाएगी और सिर्फ 27 बच जाएगा। ऐसी है। अब अगर मैं x के लिए सॉल्व करूं तो x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 27 से डिवाइड हो जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो तीसरी एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास सिनेरियो थोड़ा चेंज है। यहाँ पर 0.27 में सिर्फ 7 के ऊपर डॉट है, यहाँ पे 2 और 7 दोनों के ऊपर डॉट था, ठीक है। तो 2727 रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 पे डॉट है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, सही है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे x इक्वल्स टू 0.2777, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें जो ये वाला अपना 2 है ना, जो रिपीट नहीं हो रहा, उसे सबसे पहले लेके आना पड़ेगा लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे लाने के लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, तो डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा, तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई बाय 10 कराना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 2.7777, सही है। अच्छा, इसी तरीके से अब मुझे ये करना है कि अपनी इस वाली इक्वेशन में से जो रिपीटिंग 7 है उसको भी यहाँ पर लेके आना है। तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कि मुझे दोबारा से मल्टीप्लाई बाय 10 कराना पड़ेगा और यहाँ पे भी दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 100x इक्वल्स टू 27.777, सही है। बेसिकली हमें कोशिश ये करनी होती है कि डेसिमल की जो राइट साइड है ना, ये वाली साइड, इस तरफ सिर्फ रिकरिंग पैटर्न रह जाए, ठीक है, रिकरिंग पैटर्न रह जाए, बाकी सब कुछ एक पैटर्न के साथ इस तरफ आ जाए, सही है। ऊपर हमारे पास क्योंकि 272727 था, तो हम पूरा 27 एक दफा इधर ले आए और बाकी का जो है हमने इधर ही रहने दिया, सही है। यहाँ पर अब क्योंकि हमारे पास 2 रिपीट नहीं हो रहा था, तो सबसे पहले तो 2 को ले आए और फिर 7 जो रिपीटिंग था उसके लिए हमने वही ऊपर वाला काम किया कि एक 7 को सिर्फ इस तरफ लेके आ गए, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये दो इक्वेशंस बन गई। पहली इक्वेशन है ये वाली और दूसरी इक्वेशन है ये वाली। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दूंगा, 100x इक्वल्स टू 27.7 और 7 के ऊपर एक डॉट, 10x इक्वल्स टू 2.7 और 7 पे डॉट। ये जो दोनों रिकरिंग वाले 7 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 90x, एक सेकंड ये माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा 90x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। ये दोनों तो सारे आपस में माइनस होकर 0 हो जाएंगे ना। x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 25/90, ठीक है, ये डेसिमल बन गया। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि स्टेप्स जो है वो याद रखने। एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि जब हमारे पास डेसिमल की राइट साइड के ऊपर तमाम जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे कि उन दोनों नंबर्स को डेसिमल की लेफ्ट साइड के ऊपर ले आएंगे और बाकी का जो रिकरिंग पार्ट है सिर्फ एक बार को, एक रिपीटिंग वैल्यू को ले आएंगे और बाकी सबको इधर ही रहने देंगे। लेकिन जब हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी कि एक दो नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहे और उसके बाद कंटिन्यूस पैटर्न चल रहा है, तो पहले हम उस एक दो नंबर को लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, और फिर जब हम रिपीटिंग पैटर्न को लेके आएंगे तो फिर हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी, सही, ये डिफरेंस है बस। अब यहाँ पर अगर 237 भी होता ना
तो भी हम ये करते हैं कि पहले 2 3 को ले आते 100 से मल्टीप्लाई करके, फिर हम 7 को लाते हो, फिर 7 7 7 अगर हो रहा हो तो। अब ये लास्ट चीज है इस टॉपिक के अंदर, सही है, मिडवे या हाफ वे वैल्यू। सही है, ये बहुत ही आसान है। मिडवे का मतलब भी यही होता है, हाफ वे का मतलब भी यही होता है। बेसिकली मतलब होता है बीच की वैल्यू। मिडवे या हाफ वे का मतलब होता है दो वैल्यूज के दरमियान वाली जो वैल्यू है वो। तो उसके लिए दो स्टेप्स हैं कि जो भी दो वैल्यूज हैं जिनकी हमें मिडिल वैल्यू चाहिए, तो उन दोनों वैल्यूज को हम करेंगे ऐड और कर देंगे डिवाइड बाय 2 या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2, एक ही बात होती है। सही, अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूं तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल 1/2, क्योंकि ये 2/1 होता है बेसिकली। तो एक एग्जांपल डेसिमल के साथ देखते हैं, एक एग्जांपल जो है वो देखते हैं फ्रैक्शन के साथ। तो अगर मेरे पास मुझे हाफ वे चाहिए 2.9 और 4.1 का, तो पहले मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। डेसिमल्स को ऐड करने का क्या तरीका था कि आपके जो डेसिमल पॉइंट्स है वो अलाइन होने चाहिए, एक ही लाइन में आने चाहिए। 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10, तो 0 उधर और 1 इधर कैरी। ठीक है, अब 1 + 2 3 और 3 + 4 7। ठीक है, 7.0 आ गया, 7.0 मतलब 7। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे बता दूं कि 7.0 का मतलब होता है 7, लेकिन 0.7 का मतलब 7 नहीं होता। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, दोनों वैल्यूज को हम कर देंगे ऐड। दोनों को ऐड कर दिया, 7 आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 7 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 3 आर 6, 1 डेसिमल लगा देंगे 0, तो हमारा जो फाइनल आंसर बन गया वो बन गया 3.5। तो 3.5 जो है वो मिडिल वैल्यू है 2.9 और 4.1 की। इसी तरीके से ये काम अगर फ्रैक्शन के साथ करना हो तो वही सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, 1/5 प्लस 4/5। अब देखो यहाँ पर हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं। 5/5 जो कि हो जाता है 1 के बराबर। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 या डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 अगर कर दूं तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पर इसको हम फ्रैक्शंस के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मिड वे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ऊपर हाफ वे का, दोनों का एक ही मतलब है कि बीच की वैल्यू मिडिल की वैल्यू। दो स्टेप्स होते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 1/2, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास बहुत आसान सा एक नंबर आ गया था 1 और इसे हमें डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर फॉर सपोज, ठीक है, ये 3/17 आ जाता, 3/17 कुछ आ जाता। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करता तो इसका तरीका क्या होता कि 3/17 साइन को मल्टीप्लाई करते, और ये 2/1 था बेसिकली, मैंने बताया था ना, तो इसको मल्टीप्लाई का साइन बनाते और इसको कर देते रेसिप्रोकेट, तो ये 1/2 बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 17 2 34। सही है, तो फिर हमारा आंसर ये आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है खत्म हुआ।